नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर जो कि 2018 में कुछ इस तरह के जो है प्रश्न इसमें पूछे गए थे, उनसे संबंधित प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे इसमें। तो इससे एक जो है आइडिया आपको लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पिछली बार जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछे गए थे सामान्य अध्ययन पेपर में। तो आइए जो है शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ यदि इसका आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो यह दिया गया था एम.एन. राय के द्वारा। ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व कई भारतीय नेताओं ने संविधान निर्माण में अपना जो है योगदान दिया और विचार प्रस्तुत किए। इस संदर्भ में 1922 में महात्मा गांधी ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। और इसी तरह 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। और इस संदर्भ में एम.एन. राय ने भी स्पष्ट रूप से संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया था। और कालांतर में वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किए गए संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को भारतीय नेताओं ने स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप भी विकल्प देख सकते हैं। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध दिया गया 1750 से 1752 ईस्वी। तो ये आपका गलत है। कर्नाटक का युद्ध आपको पता होगा कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच ये लड़े गए थे, जिनको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता था। तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो लड़ा गया था 1749 से 1754 तक ये युद्ध लड़ा गया था। बाकी सभी सुमेलित हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 में लड़ा गया था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 तक। और पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था 1761 में। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाए तो 1526 में, और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, और तृतीय युद्ध पानीपत का 1761 में लड़ा गया था। तो सुमेलित नहीं है कौन सा? बी ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि लीलावती के लेखक थे? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन भास्कराचार्य। लीलावती की रचना प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने की थी। यह गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में यह श्लोकबद्ध है। और लीलावती ये भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है यह। चौथा प्रश्न है कि वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो आयोग के द्वारा जो इसका सही आंसर माना गया है वह माना गया शिशुनाग को। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और पांचवा प्रश्न, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था। एक आंदोलन सन पूछा जाता है 1921-22 में शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर इन सभी जिलों में किसानों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा था कि निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूला जाना था। और इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी के द्वारा किया गया था। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि एक आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो मदारी पासी के द्वारा किया गया था। और ये आंदोलन कब हुआ? 1921-22 में। छठवां प्रश्न है, भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं सी विकल्प हरिपुर दिया गया हरियाणा में। तो हरिपुरा ये आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे? हरिपुरा है पश्चिम बंगाल में, ना कि हरियाणा। तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। जैतापुर ये महाराष्ट्र में है। मीठी वर्दी ये आपका गुजरात में है। और कुवड्डा ये आपका आंध्र प्रदेश में है। बाकी सभी सुमेलित हैं। सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन सेंट मार्टिन द्वीप। सेंट मार्टिन द्वीप उत्तर पूर्वी कैरेबियन सागर में लेजर एंटीलीज के लेवर्ड समूह के उत्तरी छोर पर यह स्थित है। और यह 1493 ईस्वी में कोलंबस ने यहाँ यात्रा की
और इसका नाम सेंट मार्टिन टूर्स के नाम से रखा था। और इस द्वीप के दक्षिणी हिस्से में तटीय लैगून, नमक पैन और रेत के थूक हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेंट मार्टिन द्वीप। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ताप्ती या तापी नदी। ताप्ती और नर्मदा ये प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं और यह मध्य प्रदेश के ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट यह सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है और यह नदी भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। इसी प्रकार नर्मदा भी एक प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी है जो कि ये भी भ्रंश घाटी में ही बहती है और ये नदियाँ अरब सागर में जाकर के मिलती हैं और ये आपका डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो दो नदियाँ, इनका नाम याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियाँ हैं जो कि भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती हैं। तो ऑप्शन में तापी दिया गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 9वां प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है किस देश के संविधान से? तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा लिया गया यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ब्रिटेन के संविधान से देखा जाए तो एकल नागरिकता लिया गया है, संसदीय प्रणाली लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था। रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है? तो ये संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 में देखा जाए तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा एवं लोकसभा इसके निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो या फिर विधानसभा के हो। तो तीनों के ही जो है निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं और इस निर्वाचक मंडल में आपका जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाएं भी अब शामिल हो गई हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर एक जो है अब आपका संघ शासित प्रदेश जो है बन गया है। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं और दमन दीव दादर नगर हवेली का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है और भारत में राज्यों की संख्या अब 28 है। तो इसमें जम्मू कश्मीर जहाँ पे विधानसभा है दिल्ली हो गया और पुदुचेरी की विधानसभाएं भी इसमें शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अनुच्छेद 40। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, जो कि नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक हैं, तो अनुच्छेद 40 में जो है पंचायती राज की व्यवस्था की गई और इस संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णित है कि राज्य जो है ये ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक होगा। तो ग्राम पंचायतों का गठन पूछा जाएगा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है और ये किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो यह जनांकिकी, सी विकल्प से हो जाएगा। जनांकिकी यानी कि डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदायों के समस्त निर्धारक तत्वों और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण एवं बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन और परिवर्तन के उत्तरदायी कारणों जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संचरण और सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक परिणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा जनांकिकी या फिर डेमोग्राफी। अगला क्वेश्चन है कि 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये करेंट का क्वेश्चन था उस समय। तो इसका सही आंसर था आपका डी ऑप्शन, 100वें स्थान पर। 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत को 100वें स्थान पर रखा गया था। और इसके बाद जो 24 अक्टूबर 2019 को जारी हुआ विश्व बैंक समूह की व्यावसायिक सुगमता यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इसमें डूइंग बिजनेस 2020 में 14 रैंकों की छलांग लगाते हुए 190 देशों की सूची में इस भारत को 63वें स्थान पर जो है यह पहुंच गया है।
अगला क्वेश्चन है, अब निम्नलिखित में से किसे 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है? तो ये भी करेंट का ही क्वेश्चन था उस समय, लेकिन वर्तमान में भी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है? तो उद्दीपक फसल में आ जाएगा आपका चाय। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उद्दीपक फसलों के अंतर्गत देखा जाए तो चाय हो गया, कॉफ़ी, तंबाकू, अफीम, पोस्ता, धतूरा, भांग, सुपारी, ये सभी आते हैं। जबकि गेहूँ हो गया, गेहूँ ये रबी की फसल के अंतर्गत आता है। मक्का और अरहर ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है मखदूम, मथुरा में, उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, जो कि मथुरा में यह स्थित है। और 17 नंबर क्वेश्चन है, किसान दिवस मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। 18वां क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी? तो 1974 में किया गया था। सी विकल्प सही हो जाएगा। और भारत में जो है प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र में पुदुचेरी यानी कि पांडिचेरी में स्थापित किया गया था और यह 1974 में स्थापित किया गया था। कृषि विज्ञान केंद्र पायलट आधार पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया गया था। और वर्तमान में देश में कुल 721 कृषि विज्ञान केंद्र, यानी कि ये डाटा ICAR के अनुसार दिया गया है। तो 721 जो है कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो किसानों के विकास हेतु ये कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय हॉकी टीम की कप्तान थीं जब टीम ने नवंबर 2017 में एशिया कप जीता था? तो ये भी करेंट से ही क्वेश्चन था। ये ऑप्शन से हो जाएगा, रानी रामपाल उस समय कप्तान थी। रानी रामपाल के नेतृत्व में ही भारतीय टीम ने जो है पेनाल्टी शूट आउट में चीन को 5-4 से पराजित कर दूसरी बार एशिया कप जीता था। तो कप्तान पूछा गया है कौन थी उस समय? रानी रामपाल। अगला क्वेश्चन है, 7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण किए गए निर्भय प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो पहला है, यह 1000 किलोमीटर की मारक सीमा तक नाभिकीय मुखास्त्र को पहुंचा सकता है। और दूसरा, यह जमीनी आक्रमण वाला क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। तीसरा, यह पाकिस्तान के बाबर प्रक्षेपास्त्र का प्रभावी प्रत्युत्तर है। और चौथा, यह एक प्राथमिक प्रक्षेपास्त्र है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही है। पूछा गया आपसे कि निर्भय प्रक्षेपास्त्र के बारे में, तो यह 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता सीमा तक जो है नाभिकीय मुखास्त्र को पहुंचा सकता है, बिल्कुल सही है। यह जमीनी आक्रमण वाला क्रूज प्रक्षेपास्त्र है और यह पाकिस्तान के बाबर प्रक्षेपास्त्र का प्रभावी प्रत्युत्तर है। तीनों सही है इसमें। चौथा इसमें सही नहीं है कि यह पराधोनिक प्रक्षेपास्त्र है। तो ऑप्शन जो सही होगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, हाल में समाचारों में चर्चित ओखी क्या है? तो ओखी एक चक्रवाती तूफान था जो कि नवंबर 2017 में भारत के तट से टकराया था। तो ये भी करंट का ही क्वेश्चन था, लेकिन अभी आपका मई 2021 में जो चक्रवात आया था भारत में उसका नाम था यास, जो कि दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी भारतीय राज्य इससे प्रभावित हुए। और इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो ओमान के द्वारा किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। उसके बाद मई 2021 में ही ताउते नामक जो है चक्रवात आया था भारत में और इससे प्रभावित था पश्चिम एवं दक्षिणी तट। और ताउते नाम किस देश के द्वारा दिया गया था? तो म्यांमार के द्वारा दिया गया था। तो ये दोनों आप याद रख सकते हैं। उसके पहले जो है आपका निवार आया था जिससे प्रभावित क्षेत्र था तमिलनाडु और पुदुचेरी, जिसका नामकरण ईरान के द्वारा किया गया था। उसके पहले यदि देखा जाए जून 2020 में आया था निसर्ग और मुंबई और गुजरात इससे प्रभावित था। बांग्लादेश के द्वारा निसर्ग नामकरण किया गया था। और उसके पहले मई 2020 में अम्फान नामक जो है चक्रवात आया था जिससे प्रभावित क्षेत्र था उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। और अम्फान नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया था। तो इतने सारे जो है फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके लिए उत्तर प्रदेश में नवंबर 2017 में चुनाव संपन्न हुए। तो पूछा गया है कितनी संख्या है स्थानीय निकायों की उत्तर प्रदेश में? तो यहाँ पे जो हो जाएगा बी ऑप्शन 652। और नवंबर 2017 में जो है उत्तर प्रदेश में कुल 652 शहरी स्थानीय निकायों में 3 चरणों में चुनाव संपन्न हुए थे। और वर्तमान में राज्य में 457
नगर पंचायत हैं और 199 नगर पालिकाएँ हैं, नगर पालिका परिषद हैं और 17 नगर निगम हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? 17 नगर निगम हैं और अंतिम जो 17वां नगर निगम बना वह था शाहजहांपुर। और कितने मंडल हैं उत्तर प्रदेश में? तो 18 मंडल हैं। जिले की संख्या 75 है, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम पूछा गया था। तो वह थे प्रोफेसर U.R. राव। ये विकल्प सही हो जाएगा। एक U.R. राव जो है एक महान भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय उपग्रह कार्यक्रम के वास्तुकार थे, जिनका 24 जुलाई 2017 को बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर इनका निधन हो गया था। और भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को इन्होंने ही डिजाइन किया था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। तो आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह था जिसे लॉन्च किया गया था। तो डेट भी पूछा जाता है कब लॉन्च किया गया था, 19 अप्रैल 1975 याद रखिएगा। और इसका डिजाइन किसने किया था? तो प्रोफेसर U.R. राव ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है? तो ये बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल और दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार क्या होगा? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी विकल्प की कांच की समतल चादर की भांति इसका व्यवहार होगा। समान फोकस दूरी के अभिसारी एवं अपसारी यानी कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस को एक साथ सटाकर रखने पर वे कांच की समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेंगे, क्योंकि अभिसारी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अपसारी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जिससे कि दोनों लेंसों के युग्म प्रतिफल शून्य हो जाता है और यह संयुग्मन समतल प्लेट की तरह ही काम करता है। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे, कांच की समतल चादर की भांति ये व्यवहार करेगा। 26वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ यौगिक है, दूसरी तरफ वर्गीकरण है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसमें ए ऑप्शन देख सकते हैं, सैक्रिन दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें जो है आपका सैक्रिन हो जाएगा, कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और एड्रेनालिन क्या है? हार्मोन है। थायमिन क्या है? तो ये आपका विटामिन है। कीरेटिन क्या है? तो ये आपका प्रोटीन है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन क्या है? सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है कि 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दिया गया 51 है, इनमें सबसे बड़ी विषम संख्या आपको बताना है। तो 13 क्रमागत में यानी कि आपका मान लीजिए बीच की संख्या हो गई जो कि 7वें नंबर पे होगा ये, और 6 इधर हो जाएगा, 6 इधर होगा। और पूछा है कि 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है, तो बीच में जो संख्या है वो 51 है, औसत दिया गया 51 है। तो पूछा है कि इनमें सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? तो 51 के बाद विषम संख्या क्या आएगी? तो 53 आएगा। 53 के बाद विषम संख्या क्या होगा? 55। 55 के बाद 57। 57 के बाद 59 आएगा। 59 के बाद 61 आएगा। 61 के बाद 63 विषम संख्या। तो सबसे बड़ी विषम संख्या पूछा है 63 से होगा बी ऑप्शन। और सबसे छोटी यदि पूछा जाता तो उसी तरह आप कम करते चले आते, यहाँ पे पहले आता वो आपका सबसे छोटी विषम संख्या हो जाता। अगला क्वेश्चन है, 1.8 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ जमीन पर 45 सेंटीमीटर की परछाई निरूपित करती है। उसी समय 6 मीटर ऊंचे एक स्तंभ की परछाई की लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ पे जो है छड़ की लंबाई कितना दिया गया? 1.8 मीटर। तो इसे सेंटीमीटर में आप बदलेंगे तो 180 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। उसके बाद जो है स्तंभ की लंबाई दी गई है 6 मीटर, तो 6 मीटर को भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। तो अब ये फार्मूला लग जाएगा इसका, छड़ की लंबाई बटे छड़ की परछाई की लंबाई बराबर स्तंभ की लंबाई बटे स्तंभ की परछाई की लंबाई। तो छड़ की लंबाई 180 बटे आपका हो जाएगा छड़ की परछाई की लंबाई। परछाई की लंबाई दिया गया है 45 सेंटीमीटर, तो 45 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका कि स्तंभ की लंबाई। तो स्तंभ की लंबाई आपका दिया गया यहाँ पे 600 सेंटीमीटर, 6 मीटर दिया गया तो सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट किए तो हो जाएगा 600 बटे स्तंभ की परछाई की लंबाई। तो वही आपसे पूछ रहा है परछाई की लंबाई, क्वेश्चन मार्क हो गया।
अवस्तंभ के परछाई की लंबाई बराबर हो जाएगा आपका 600 गुणे 45/180। तो आप इसे जब हल करेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया आपका, फिर आपका 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 दाएं 60 हो जाएगा, 3 से 45 कट जाएगा, 15 बार में 15 दाएं कितना हो जाएगा 150। कितना आ गया आपका 150 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट किए थे तो 150 सेंटीमीटर हो गया। तो ऑप्शन में कहीं भी आप देख सकते हैं सेंटीमीटर में नहीं दिया गया, तो 150 को आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1.5 मीटर, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा किसके? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है वह होता है √3/4 × a², यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो इसी फार्मूले पे लग जाएगा आपका। तो √3/4 भुजा दिया गया आपका 8, तो इंटू आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, यानी कि आपका 8 × 8, तो ये 4 दूना 8 कट गया, 8 दूना 16, आंसर कितना हो जाएगा 16√3। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है कि जब संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। 3n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो n बराबर दिया गया है 6 गुणे भागफल प्लस शेषफल, और n बराबर 6 गुणे भागफल प्लस शेषफल कितना दिया गया है 4, तो ये हो जाएगा। और भागफल के स्थान पर 6 का गुणक का मान रखकर n का मान जो है आप निकाल सकते हैं। तो भागफल का मान 1 रखने पर जो है n बराबर हो जाएगा 6 गुणे 1 प्लस 4, क्योंकि दिया गया कि शेषफल कितना प्राप्त होता है 4 प्राप्त होता है। तो n बराबर कितना हो जाएगा 6 कन्ने 6 और 4 10, n बराबर हो गया 10। तो 3n पूछा है, तो 3n कितना हो जाएगा 3 गुणे n का मान आपको पता चला गया 10, तो 10 हो गया। तो 10 3 गुणे 10 कितना हो जाएगा 30। तो 30 को जो है 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा 0 प्राप्त होगा। तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जीआईसी प्रयोक्ता 2018 में पूछे गए क्वेश्चन। ये हालांकि 2017 में वैकेंसी आई थी, लेकिन इसका एग्ज़ाम हुआ था 23 सितंबर 2018 को। तो ये सामान्य अध्ययन का पेपर था जिसमें उस समय 30 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार से पैटर्न चेंज हो गया है, अब जीएस पेपर में 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।